जगदीशपुर गांव में रम्या अपने पोता मोनू और पोती सावित्री के साथ रहती थी। अभी कुछ वक्त पहले ही उसके बेटे और बहू की बीमारी से मौत हो चुकी थी। तभी से रम्या ही अपने पोता और पोती को पाल रही होती है। एक दिन, दादी, गांव के सारे बच्चे रोज पढ़ने स्कूल जाते हैं। दादी, हम लोग भी स्कूल जाना चाहते हैं, हमें भी पढ़ाई करनी है। बेटी, मेरे पास तुझे पढ़ाने भर के पैसे नहीं हैं। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं जितने पैसे कमाती हूँ वो सारे पैसे तो घर खर्च में ही निकल जाते हैं, तो मैं तुझे स्कूल कैसे भेजूं? बेटी, आज तेरा पिता जीवित होता तो तुम दोनों को आज दर दर की ठोकरें न खानी पड़ती, तुम दोनों स्कूल भी जाते, पर भगवान को शायद ये मंजूर ही नहीं था। दादी, आप परेशान न हो, मैं सब समझती हूँ। आप बहुत मेहनत करती हैं हम दोनों के लिए। दादी, आज के बाद मैं कभी स्कूल जाने को नहीं कहूँगी और मैं भी आपकी तरह ही काम करूँगी, और तब हमारे पास थोड़े और ज्यादा पैसे आ जाया करेंगे, जिससे हम मोनू को स्कूल भेज सकेंगे। मैं नहीं जा पाऊंगी स्कूल तो क्या, मोनू तो पढ़ने जा सकेगा। सावित्री की बातें सुनकर रम्या बहुत उदास हो जाती है और वो उन दोनों को स्कूल भेजने के बारे में सोचने लगती है। तभी सावित्री दादी से कहती है, दादी, घर में तो अब राशन भी नहीं बचा है और मोनू को जोरों की भूख लगी है, अब क्या खाने को दूं मोनू को? हे भगवान, अब ऐसे दिन भी आ गए। तो रुक सावित्री, मोनू के पास मैं अभी आती हूँ। तभी रम्या मुखिया जी के घर जाती है और उनसे अपनी तनख्वाह के कुछ पैसे मांगती है। रम्या बहन, देखो, तुमने तो पहले से ही कुछ रुपए एडवांस ले रखे हैं जो कि तुम्हारी तनख्वाह के थे। अब तो सिर्फ तुम्हारे 400 रुपए ही बचे हैं। कहो तो मैं तुम्हें वो दे दूं। जी मुखिया जी, दे दो जितना बनता है। क्या करूं, अब जब भगवान ने दुख दिए हैं मेरे हिस्से में तो उन्हें भी स्वीकारना ही होगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भूखा और उदास तो नहीं रख सकती हूँ ना मुखिया जी। वाह रम्या वाह, इस उम्र में भी तुम अपने पोता और पोती का पालन पोषण जी जान से कर रही हो। तुम बहुत महान हो रम्या। रम्या अब घर का कुछ सामान ले आती है और अब तीनों मिलके भरपेट खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रम्या अपनी एक सहेली के घर जाती है। सरस्वती, मुझे किसी के घर पे काम पे लगवा दे, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अरे रम्या, तू तो मुखिया जी के घर पे काम कर रही है ना, तो तू कहीं और क्यों काम करना चाह रही है? क्या मुखिया जी ने तुझे काम से हटा दिया है क्या? नहीं सरस्वती, मुखिया जी के घर काम करने के बाद मुझे काफी समय मिल जाता है, तो उस समय में मैं कहीं और काम कर लूंगी। वो क्या है ना कि मेरे पोता और पोती की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जमा करने हैं, जिससे उन दोनों को अगले साल पढ़ने स्कूल भेज सकूं। सरस्वती अब रम्या को एक सेठ के घर पे काम पर लगवा देती है और रम्या भी अब दिन भर काम ही करती रहती, कभी मुखिया जी के घर पे तो कहीं दूसरे सेठ के घर पे। ऐसे ही वो रोज काम पे लगी रहती है। एक दिन रम्या की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। दादी, क्या हुआ आपको? तो बहुत तेज बुखार है, और ये आपके हाथों में क्या हो गया है? पता नहीं बेटा, लगता है कि बुखार की वजह से शरीर पर दाने पड़ गए हैं। दादी, आप रुकिए, मैं अभी वैद्य जी को बुला के लाती हूँ, वो आपको दवाई दे देंगे, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर सावित्री वैद्य जी को बुलाने चली जाती है। देखो रम्या, मैंने दवाई तो दे दी है, लेकिन ये तो कोई गंभीर बीमारी नजर आ रही है। तुम मेरी दवाई को हफ्ते भर खाओ, अगर मामूली बुखार हुआ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कोई और बीमारी हुई तो कुछ कह पाना मुश्किल है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। धीरे धीरे रम्या की बीमारी बढ़ती जाती है और उसके शरीर पर दाने भी बढ़ जाते हैं। अब गांव में कोई भी ना तो उसके घर जाता था और ना उससे बात करना पसंद करता था। एक दिन, देखो रम्या, अब तुम हमारे घर काम करने मत आया करो, और मैं गांव वालों की तरफ से तुमसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। क्या हो गया मुखिया जी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई और आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देखो रम्या, मेरे पास गांव वालों की तुम्हारे खिलाफ शिकायतें आ रही हैं कि तुम्हें भी
वह लाइलाज बीमारी हो गई है जो तुम्हारे बेटे और बहू को हो गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो गई थी। और गांव वालों को डर है कि कहीं तुम्हारी ये बीमारी इस गांव में ना फैल जाए। अब तुम तो जानती ही हो, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, तो मुझे सबके भले के बारे में सोचना पड़ेगा। और सबका भला इसी में है कि तुम इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे रहने से इस गांव में बहुत खतरा है। पर मुखिया जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मुखिया जी, आप कुछ करें मेरे लिए। रम्या, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, और अगर तुम इस गांव से नहीं गई तो इस गांव के लोग मेरा भी बहिष्कार कर दूसरा मुखिया चुन लेंगे, और तब भी तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मुखिया जी, ये तो बुखार की वजह से मेरे शरीर पर दाने पड़ गए हैं। आप विश्वास मानिए, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। देखो रम्या, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम आज ही अपने बच्चों को लेकर इस गांव को छोड़कर चली जाओ। रम्या मुखिया जी के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। रम्या दुखी मन से घर चली जाती है। बच्चों, अपना अपना सामान बांध लो, हमें ये गांव छोड़कर जाना है। पर दादी, हमें गांव छोड़कर क्यों जाना है? कुछ नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझोगे। वे तीनों लोग गांव छोड़कर निकल जाते हैं। काफी दूर चलने पर उन्हें एक जंगल दिखाई पड़ता है। दादी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब आगे नहीं चल पाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, रुको, हम यहीं पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। वे तीनों मिलकर वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। अगली सुबह। दादी, अब हम यहीं रहेंगे क्या? हम अपने गांव से यहाँ क्यों आ गए हैं? बेटा, गांव में अब हम लोग नहीं रह सकते थे, इसलिए यहाँ रहने आए हैं। पर दादी, हम लोग गांव में क्यों नहीं रह सकते थे? इतने दिनों से तो हम गांव में ही रहते थे, तो अब क्या हो गया दादी? बेटा, गांव वालों को लगता है कि मुझे भी वो बीमारी हो गई है जो तेरे माता पिता को हो गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो गई थी। इसीलिए गांव वालों ने हमें गांव से निकलवा दिया कि कहीं उन्हें भी तो वो बीमारी न लग जाए। बच्चों, अब हमें यहीं रहना है। रमिया अब जंगल की झोपड़ी में ही अपना गुजारा करती है। एक दिन जब रमिया सावित्री और मोनू के साथ जंगल से लकड़ियां और पानी लेकर घर आती हैं, तो देखती हैं कि उनका बनाया हुआ खाना वहाँ पर नहीं है। हे भगवान, अब ये कैसी परीक्षा है? अब क्या चाहता है तू? अरे, इतने दुख दिए, क्या वो काफी नहीं थे? अब मैं क्या खिलाऊं बच्चों को? दादी, आप चुप हो जाइए, आप इतना परेशान न होइए, जाने दो। हो सकता है कोई जंगली जानवर यहाँ आया हो और वो खाना लेकर चला गया हो। अगले दिन जब रमिया फिर से अपने पोते पोती के साथ जंगल से लकड़ी और पानी लेकर आ रही होती है, तभी वो देखते हैं कि 2 व्यक्ति रमिया की झोपड़ी से उसका बनाया हुआ खाना लेकर जा रहे होते हैं। तभी रमिया, सावित्री और मोनू तीनों उन दोनों व्यक्तियों का पीछा करते हैं और वो दोनों व्यक्ति आगे जाकर एक नदी में कूद जाते हैं। तभी रमिया, सावित्री और मोनू भी जल्दबाजी में उस नदी में छलांग लगा देते हैं। तभी वो तीनों अचानक एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो कोई दूसरी दुनिया लगती है। ये इतना बड़ा महल, ये तो कोई राजा महाराजाओं की दुनिया लगती है। रमिया उस महल के अंदर जाती है और देखती है कि उनका खाना चुराने वाले दोनों व्यक्ति भी वहीं मौजूद हैं। ये देखकर रमिया कहती है, महाराज, ये दोनों व्यक्ति हमारा खाना चुरा के यहाँ आए हैं और मैं यहाँ इन दोनों के पीछे पीछे आ गई हूँ, लेकिन ये तो कोई दूसरी ही दुनिया लगती है। हाँ, तुमने सही कहा, ये दूसरी दुनिया ही है। इस दुनिया को पाताल लोक कहते हैं और मैं इस पाताल लोक का राजा हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये दोनों तुम्हारा खाना चुराकर यहाँ लाए हैं, क्योंकि इनको मैंने ही भेजा था धरती वासियों का खाना लाने को। क्या आपने ही भेजा था? पर क्यों? क्योंकि मैं एक बार
कुछ समय के लिए धरती पे गया था धरतीवासियों का रहन सहन देखने के लिए। तो मैं वहाँ रोज धरतीवासियों का बनाया हुआ खाना ही खाता था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मुझे कुछ ही समय मिला था वहाँ रुकने के लिए, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन धरतीवासियों का खाना मैं कभी भूल न सका, और इसलिए मैंने अपने 2 सैनिकों को धरती पे भेजा वहाँ का खाना लाने को, और ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। पर महाराज, अगर आपको हमारे हाथ का खाना पसंद आया तो मैं और भी बना दूंगी। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि मुझ गरीब और बीमार बुढ़िया के हाथ का खाना आपने खाया, वरना हमारे गांव वालों ने तो हमें गांव से ही भगा दिया था। क्या आप बीमार हैं? रुकिए, मैं अभी आपकी सारी बीमारियों को खत्म किए देता हूँ। मंत्री जी, जल्दी से इन्हें हमारा दिव्य पानी लाकर दीजिए। मंत्री जी वो दिव्य पानी लाकर रम्या को दे देता है, जिसे पीते ही रम्या के शरीर से सारे दाने गायब हो जाते हैं और उसकी तबीयत भी एकदम सही हो जाती है। अरे मैं तो एकदम ठीक हो गई। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, अब आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आप अपने सैनिकों को जब चाहे हमारे घर भेज दीजिएगा। मैं ढेर सारे अच्छे अच्छे पकवान बना के आपके लिए भेजा करूंगी। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ये दिव्य पानी तुम अपने साथ ले जाओ। कभी किसी को कोई भी समस्या या कोई भी बीमारी हो, तुम कुछ पानी में इस दिव्य पानी की कुछ बूंदें डाल देना, जिससे वह सारा पानी भी दिव्य पानी बन जाएगा, और उसे पीते ही सारे रोग, सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब रम्या वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और वापस अपने गांव में रहने के लिए जाती है कि तभी वहां देखती है कि गांव में एक खतरनाक बीमारी फैली हुई होती है, जिसके कारण लोगों की मौतें हो रही हैं। तभी रम्या सावित्री और मोनू को घर छोड़ के तुरंत गांव के मुखिया जी के घर जाती है और उन्हें उस दिव्य पानी के बारे में बताती है। मुखिया जी तुरंत एक बड़े से बर्तन में पानी भर के उसमें वो दिव्य पानी भी मिला देते हैं और पूरे गांव में वो पानी बंटवा देते हैं, जिसे पीकर गांव के सभी लोग ठीक हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर रम्या से माफी मांगते हैं। रम्या बहन, हमें माफ कर देना। हम सभी ने तुम्हारे साथ गलत किया था, तुम्हें गांव से निकलवा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने हम सबकी जान बचाई। हाँ रम्या बहन, तुमने हम सबको नया जीवन दिया है, क्योंकि सारे वैद्य, सारे डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर चुके थे। हम सब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। अब सभी गांव वाले मिलकर रम्या के लिए नया मकान बनवा देते हैं और सावित्री और मोनू भी अब पढ़ने जाने लगते हैं। इसी तरह से सभी लोग अब खुशी से रहने लगते हैं।